इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको ऐसे की स्ट्रेटजी किस तरीके से रखनी है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, सिलेबस यानी आपका क्या रहना चाहिए, क्या सिलेबस होता है ऐसे के लिए, रिसोर्सेस आपको क्या यूज़ करने हैं और स्ट्रेटजी यानी पेपर को किस तरीके से रखना है और किस तरीके से तैयारी करनी है, दोनों चीज़ की स्ट्रेटजी एंड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। इस वीडियो मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एनालिसिस करने के बाद में, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपने ऊपर सेल्फ इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं आपको ये सारी चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इस वीडियो बनाने में, वीडियो का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और सारी चीज़ें कॉपी पर नोट करते रहना। तो देखिए जो आपका ऐसे का पेपर होता है बिल्कुल एथिक्स की तरह होती है। उसके सारी स्ट्रेटजी जो मैंने एथिक्स का जो आपको यूपीएससी सीरीज पार्ट 46 में एक्सप्लेन किया था, सारी की सारी वही होती है, 50% लगभग वही होती है ना। अब जो आगे की चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, तो जैसे एथिक्स के पेपर की आपकी 5 क्वालिटी होती हैं, 5 इंपॉर्टेंस होता है, उसी तरीके से आपका ऐसे के पेपर की 5 क्वालिटी होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था एथिक्स वाले पेपर में, लेकिन यहाँ पे मैं रिमार्क करा दूँ आपको, दोबारा से याद करा दूँ। पहला ये, इसमें आप मार्क्स अपने काफ़ी ज़्यादा उठा सकते हैं, जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे वो उतनी ज़्यादा आपकी रैंक में हेल्प करेगा, यानी आप जितने ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे ऐसे में उतनी ज़्यादा आपकी रैंक आगे बूस्ट होगी। दूसरा, इसमें आप कम सीख के ज़्यादा कर सकते हैं, लर्न लेस डू मोर। थर्ड आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स या आइडिया, जो भी आप सोचते हैं समझते हैं, जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपका माइंड प्रोसेस थिंकिंग वगैरह सारी चीज़ें आप इसमें उसके लिए फ्लेक्सिबल हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फोर्थ जो चीज़ है वो आपका ये आपकी पर्सनालिटी को चेक करता है, ये आपका आइडिया, थॉट प्रोसेस, नेचर, साइकोलॉजी है ना, और एटीट्यूड, इन सारी चीज़ों को चेक करता है और ये आपका ऐसे में भी हेल्प करता है। यानी ये 5 वो चीज़ें हैं, ये मैं आपको ये 5 जो क्वालिटीज़ आपको काउंट किया हूँ, ये वो हैं जो आपके एथिक्स के पेपर में भी सेम टू सेम होती हैं, यानी एथिक्स और ऐसे। अब आपको बताता हूँ इसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए इसका सिलेबस बोल सकते हो या इसका डायमेंशन बोल सकते हो या टाइप्स बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ ऐसे या डायमेंशन ऑफ ऐसे। तो सिलेबस इसका निर्धारित नहीं है, इसका डिफाइंड नहीं है कि ये सिलेबस है, ये टॉपिक्स हैं, इसके अंदर ही आएगा। लेकिन मैंने जब रिसर्च किया, एनालिसिस किया और जो मतलब मैंने देखा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारा ऐसे होता है हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फिलोसॉफिकल एंड वुमेन से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, हैबिट से रिलेटेड एंड नेशन से रिलेटेड, इस टाइप से आ सकता है। और भी 1-2 तरह का आ सकता है, उसको जब आप प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर देखेंगे इस चीज़ को एनालाइज कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसका सिलेबस कितनी हद तक आता है। इनसे रिलेटेड ही आपके टॉपिक आएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके 8 ऐसे आएंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन यानी 2 ऐसे करने होंगे। अब बताता हूँ आपको क्या क्या बुक रिसोर्सेस आपको रखने हैं, यानी क्या क्या रिसोर्सेज पर क्या आप पढ़ेंगे। तो पहली बात, जो विजन का नोट्स होता है उसमें ऐसे का कंटेंट इंक्लूड रहता है, छोटी सी बुक रहती है 50 से 70 पेज की, वो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। दूसरी बात, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन उस बुक को केवल एक आइडिया के लिए पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक सजेशन दे दूं कि दिशा पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हो या अरिहंत की पढ़ सकते हो। देखिए दिशा के बारे में तो मुझे पता है ये बुक अच्छी है, अरिहंत की बुक अच्छी आती है, लेकिन ये देख लेना वो अवेलेबल है या नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ विजन का नोट्स कोई एक बुक परचेस कर लो, और करंट अफेयर है ना, जितना आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ेंगे, करंट अफेयर में यानी न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड वेबसाइट, उतना ज़्यादा आपके जो आपका बुक्स है ऐसे के पेपर के लिए जो आपके रिसोर्सेस हैं वो हेल्प करेगा। इन 3 रिसोर्सेस से ज़्यादा आपको कहीं पे दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए एनफ है, इन्हीं को आपको पढ़ना है। आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो कंटेंट होता है ये फिक्स नहीं होता, आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसमें आगे जा सकते हैं। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है और उसके साथ में स्मार्ट स्टडी टिप मैं क्या दूंगा आपको, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। पहला, सबसे पहले जान लेते हैं पेपर का आखिर फॉर्मेट क्या होता है, यानी पेपर आता कैसा है। पेपर में आपके 8 ऐसे आते हैं, ठीक है, जिसमें से पहले क्वेश्चन में 4 ऐसे होते हैं, दूसरे क्वेश्चन में 4 ऐसे होते हैं। उन 4 ऐसे में से केवल 1 करना होता है, दूसरे 4 में से केवल 1 करना होता है, यानी आप कह सकते हैं 8 ऐसे में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। आपके दोनों ऐसे 250 मार्क्स के आते हैं, यानी आप कह सकते हैं एक ऐसे का मार्क्स 125 है ना। तो कुल मिला के मैं कहना चाहूँ तो एक ऐसे 125 मार्क्स, और आपको उसको 1.5 घंटे में करना है, क्योंकि टोटल पेपर हमारा 3 घंटे का होता है। ये चीज़ समझ गए होंगे आप। ये मैंने अभी तक स्ट्रैटेजी में पेपर फॉर्मेट बताया है। अब आपको बताता हूँ आखिर स्ट्रैटेजी रखनी क्या है। तो पहली चीज़, आपका जो ऐसे होता है उसका इंट्रोडक्शन आएगा, बॉडी आएगी, कंक्लूजन आएगा। एक ऐसे को आपको 11 पेज में लिखना है। कितने पेज में? 11 पेज में। तो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा उसको आपको 1 पेज में लिखना है, जो कंक्लूजन है उसको आपको 1 पेज में लिखना है, ठीक है। 1 पेज में आपको 3 पैराग्राफ यूज करने हैं, इंट्रोडक्शन वाले में, कंक्लूजन वाले में 2 पैराग्राफ यूज करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे आप। यानी आपके 11 में से 2 पेज तो ये घिर गए, बचे 9 पेज, यानी 8 से 9 पेज आपको बॉडी में देने। मैं यही बोलूँगा कि आप 9 पेज यूज करें,
8 से 9 मैंने लिख दिया, बाई चांस किसी में आपका दिमाग चल ही नहीं रहा, लेकिन आपको करने तो पूरे 11 पेज हैं। इन्फॉर्मेशन के साथ में पेज का मैनेजमेंट, पैराग्राफ का मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो देखो, बॉडी के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए 1 पेज में 3 पैरा, कंक्लूजन के लिए 1 पेज में 2 पैराग्राफ, लेकिन बॉडी के लिए आपको 1 पेज में 2 पैराग्राफ रखने हैं। अब आप बोलेंगे कि सर मेरे 9 पेज हैं, 2 पैराग्राफ होंगे, टोटल मेरे 16 से 18 पैराग्राफ बनेंगे। उन 16 से 18 पैराग्राफ में लिखूंगा क्या एक टॉपिक के बारे में? तो देखिए मैं आपको बता दूं, टोटल आपके पैराग्राफ बनते हैं 21 या 23। अब आपको वीडियो में बताऊंगा कि उन 23 पैराग्राफ्स में आप लिखेंगे क्या। पहला, जो आपका ऐसे होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, है ना, उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका कंटेंट, दूसरा आपका रिप्रेजेंटेशन। किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी मेंस ऐसे राइटिंग। आपका रिप्रेजेंटेशन ही आपके मार्क्स बढ़ाता है। इसी के लिए मैंने ऐसे के लिए एक कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, जो आपको फरवरी में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बताऊंगा वो कोर्स क्या है। केवल 500 रुपये फीस है, इसमें आपका ऐसे, एथिक्स और आंसर राइटिंग तीनों कवर करूँगा, क्योंकि ये आपके रैंक को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका भला हो, और 500 रुपये कुछ नहीं होते, बुक की कॉस्ट होती है ये। तो मैं उस चीज़ को छोड़ कर भी बताता हूँ। जो ऐसे होता है उसमें आपके 2 चीज़ ध्यान रखनी पड़ती हैं, कंटेंट और एक रिप्रेजेंटेशन। कंटेंट किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि 11 पेज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, 1000 से 1200 वर्ड लिखने होते हैं। और रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन में आपको 2 पैराग्राफ पर पेज लिखने हैं, यानी एक पेज पे 2 पैराग्राफ। जो हर पैराग्राफ होगा उसमें आपको 2 कीवर्ड यूज करने हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन करना है, उन्हीं के बारे में बताना है। तीसरा, जो आपका रेफरेंस होगा ना, उसको अंडरलाइन करते हुए जाना है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन में आएगा। और ये सारी चीज़ आप जानते हैं कि डायग्राम्स, है ना, और फ्लो चार्ट, वो सारी चीज़ आप इसमें यूज करेंगे, वो आपके मार्क्स को बढ़ाएगा। जो थर्ड थिंग यूज करेंगे वो है आपका एवरी पैराग्राफ में डिफरेंट कोटेशंस डालेंगे, आप कोट्स डालेंगे, जो कि आपके लिए एकदम फ्रूटफुल रहेगा। ये आपके एकदम जैसे फल होते हैं ना, उसकी तरह रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। जिस तरीके से आप हर पैराग्राफ में एक कोट्स डाल देंगे, तो किसी ना किसी का, किसी से रिलेटेड आप बोलेंगे कि सर मेरे इतने सारे पैराग्राफ हो गए, मैं कितने कोटेशन डालूंगा, तो आगे बताऊंगा आपको वीडियो में। 4 जो पॉइंट है वो है कि कवर ऑल डायमेंशन। जो ऐसे लिखेंगे आप उसमें सारी डायमेंशन कवर करेंगे उसकी, ठीक है। 8 से 10 डायमेंशन होते हैं, मैं आपको बताया था, अभी दोबारा से बता दूं। ये वो है कि जहाँ से आपका ऐसे उठाया जाता है टाइप्स, लेकिन आपको इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं के रिलेटेड, इन्हीं के चारों तरफ, इन्हीं के सराउंड में आपको ऐसे को लिखना है। उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताना, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फिलोसॉफिकल, वुमेन, सोसाइटी, ये सारी चीज़ आपको बतानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि एक ऐसे में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री बतानी है, ज्योग्राफी बतानी है, इकोनॉमी बतानी है, पॉलिटी बतानी है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही तो वो बतानी है, सोसाइटी से रिलेटेड वो आ रही है, सोशल इश्यूज़ वगैरह वो भी बताना, वुमेन, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। तभी तो आप उसमें इतने सारे पेज भर पाएंगे। बॉडी में कितने पेज बोला था मैं? 9 पेज भरेंगे। 9 पेज में कितने पैराग्राफ? 18 पैराग्राफ। 9 पेज में 18 पैराग्राफ, तभी तो आप भर पाएंगे, क्योंकि जब आप सारे एक्सपेक्ट को ध्यान में रख के चलेंगे तो। 5th जो चीज़ है वो आपको डोंट यूज पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स को यूज नहीं करना है, आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे। आपको यूज करना है पैरा यानी पैराग्राफ। 6th जो चीज़ है वो है आपको जो लैंग्वेज है वो एकदम सिंपल लैंग्वेज रखनी है। कैसी सिंपल लैंग्वेज? आप बोलेंगे सर सिंपल लैंग्वेज क्या होती है, सब बोल देते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज अगर 10th क्लास का स्टूडेंट भी उस ऐसे को अगर पढ़े तो आसानी से समझ जाए, इतनी सिंपल लैंग्वेज। आप ये समझना कि आपका भाई बहन या कोई भी होगा 10th क्लास में है, वो क्या मेरे ऐसे को लिखे लिखाए को समझ जाएगा या नहीं, इतनी सिंपल लैंग्वेज। जो 7th जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है आपको यूज अंडरलाइन। जो आपके कीवर्ड्स आएंगे उनके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, जिससे आप समझ जाएंगे, ठीक है। जो 8 जो चीज़ है वो है आप मूवी के एग्जांपल दे सकते हैं, है ना, मूवी के एग्जांपल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके साथ में आप हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, सोसाइटी, कास्ट, नेशन, इनसे रिलेटेड एग्जांपल देंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 9th जो चीज़ है वो आपका ऐसे, आपका इस तरीके से कन्वर्सेशन होनी चाहिए आपके ऐसे की, है ना। इस तरीके से कन्वर्सेशन ना बोल के मैं इसको बोलूँगा गुड कन्वर्सेशन होनी चाहिए। किसके बीच में? आपके बीच में, एस्पिरेंट और एग्जामिनर के बीच में, कि उसको लगे कि हाँ भाई एक बात हो रही है और ये मुझको समझा रहा है और मैं समझ रहा हूँ, तभी वो आपको मार्क्स देगा। आपके 20 पैराग्राफ जिसमें आप यूज करेंगे उसमें आपका 20 व्यू अलग अलग तरीके से दिखना चाहिए। एक टॉपिक पे आप 20 तरीके से सोच सकें। यही इस पेपर की कंडीशन होती है, यही इस पेपर की डिमांड भी होती है कि आप एक पॉइंट पर कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, कितना ज़्यादा उसको डेवलप कर सकते हैं।
मैं आपको बताया ना कि आपको सारे डायमेंशन कवर करना है, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। एक टॉपिक पर आपको सारी चीज़ें सोचनी है, पैसे के बारे में भी सोचना है, इकोनॉमी के बारे में, राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, ज्योग्राफी के बारे में क्या असर पड़ेगा, यानी स्टेट वगैरह वो आप समझ गए होंगे, हिस्टोरी से रिलेटेड, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इतने सारे कन्वर्सेशन आपको ऐसा लगना चाहिए कि एस्पिरेंट और एग्जामिनर के बीच में सारे जो एस्पेक्ट हैं वो कवर हो रहे हैं, और कवर होने के साथ में आप उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझा पा रहे हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब मैं आपको जो कोर्स बताऊंगा ना अपना ऐसे वाला, उसमें ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने इसको कैसे कवर किया है, क्योंकि मैं उसमें वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैं अपने लिए इंप्लीमेंट करूंगा। आप इन सब चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं मैं कितना बेहतरीन कंटेंट आपको ऐसे एथिक्स और आंसर राइटिंग वाले कोर्स में प्रोवाइड करूँगा। आगे वीडियो में बताऊँगा उसके बारे में। 10th है कि नाउ चूज एन ऐसे वेरी केयरफुली। ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट में से, जो स्टार्टिंग में यूज़ करना होता है। ये तो आपने स्टार्टिंग में यूज़ कर लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद में ये है। तो देखिए आपके पास इतने ज़्यादा ऐसे होते हैं, 8 ऐसे होते हैं, उनमें से आपको 2 चूज़ करने हैं। तो अब क्या है, सबसे पहले ऐसे को चूज करो। कैसे चूज़ करोगे, एकदम वेरी केयरफुली, जिसमें आप लिख सकें अच्छे से, आपका मन हो। ऐसा ना हो कि एकदम दूसरे जो लिख रहे हैं कि दूसरे इसको लिखेंगे, मैं भी इसको ना लिख के दूसरा हटके लिखूँगा। अगर जो हटके वाला है उसको में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है, लिख सकते हैं, वर्ड्स हैं तो ही लिखें, अदरवाइज़ उसको ना लिखें। आप उस ऐसे को भी बेहतरीन बना सकते हो जिसको दूसरे लिख रहे हैं। किस तरीके से, मैं आपको बताया था, रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से, कंटेंट को किस तरीके से सेटल करना उसकी हेल्प से। तो फोकस इस बात पे रखने की अपेक्षा कि मैं दूसरों से हटके करूं, इस बात पे रखेंगे जिस चीज़ को मैं कर रहा हूं उसी को हटके बना दूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जिस ऐसे को डिसाइड कर लें, है ना, डिसाइड करने के बाद में अदर के बारे में बिल्कुल सोचना मत, वरना आपको नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा ये। एक बार जैसे ऐसे को सेलेक्ट कर लिया फुल एंड फाइनल करके, जैसे बोलते हैं ना, एक बार जो आप कमिटमेंट कर ली उसके बाद खुद की मत सुनना। तो एक बार सुन लिया, डिसाइड कर लिया, दिमाग अड़ा रहा हो उस पर, दूसरे पर मत जाओ, थोड़ी देर के लिए सलमान खान बन जाना यहाँ पे। अब बात करते हैं कि आपको ऐसे को किस तरीके से राइट करना है, किस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, किस तरीके से आप ऐसे लिखेंगे। तो मैं आपको बताया था, अभी स्टार्टिंग में बताया था स्टडी वाले पार्ट में, कि आपके तीन पार्ट रहते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जो होता है आपका, इंट्रोडक्शन को आपको लास्ट में लिखना है। क्या बोल रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखना है। ये किसी मैंने टॉपर के इंटरव्यू में देखा था कि उन्होंने बताया था कि इंट्रोडक्शन को आपको लास्ट में लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो ऐसे में आपको इंट्रोडक्शन सबसे लास्ट में लिखना है। कंक्लूजन की बात कर लेंगे, ये छोटा सा पॉइंट रहता है। इसमें आपको क्या करना है, रिलेटेड टू योर व्यू, आपके जो व्यू रहेंगे वो आपको इसमें डिस्क्राइब करने हैं, जो आप पूरे ऐसे में डिस्क्राइब करते हुए आए हैं। कोई भी नई चीज़ इसमें यूज नहीं करनी है ना। ये 4-5 पॉइंट हैं जो याद करने हैं। कोई भी नई चीज़ इसमें यूज नहीं करनी है, जो आपका व्यू है उनको रिप्रेजेंट करें। और जो ऐसे हो एकदम क्लियर कट होना चाहिए और फ्यूचरिस्टिक भी होना चाहिए, यानी आपको अगर कोई व्यू पूछा जा रहा है तो फ्यूचर के बारे में आप उसमें बताएं। और सिंपल बात, मतलब इंपॉर्टेंट बात कि सिंपल होना चाहिए। मैंने बताया था कि आपका 10th क्लास का स्टूडेंट भी उसको समझ जाए, इतना सिंपल। तो जो आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, 3 पार्ट रहते हैं ना। तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, फिर आपके कंक्लूजन के बारे में तो बात हमने यहाँ पे कर ली, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, बॉडी के बारे में बात आगे करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, एक हुक, एक बैकग्राउंड, एक थेसिस स्टेटमेंट, है ना। जो आपका हुक होता है, हुक का मीन क्या होता है, हुक का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, यानी जब आप अपने ऐसे को उठाएंगे किस तरीके से उठाएंगे, उस लाइन को आप हुक बोलेंगे। आप एक से 2 लाइन उसमें यूज करेंगे। दूसरा बैकग्राउंड, जो आप हाफ पैराग्राफ यूज करेंगे, हाफ यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, हाफ पैराग्राफ यूज करेंगे, उसमें आपको यही चीज़ लिखनी है कि उसका बैकग्राउंड आकर रहा क्या है। और तीसरा जो थेसिस स्टेटमेंट देंगे उसमें आपको 2 से 3 लाइन देनी है। कैसे देनी है आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो मैं आपको बता रहा था हुक। तो हुक में क्या होता है, ये ज़रा देखिए। हुक में आप क्या क्या डाल सकते हैं, यानी ऐसे को किस तरीके से उठा सकते हैं, किस तरीके से उसका स्टार्टिंग कर सकते हैं। उसमें आप कोई कोटेशन डाल सकते हैं, कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं, कोई फैक्ट डाल सकते हैं, कोई डेफिनेशन डाल सकते हैं, स्टोरी डाल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन डाल सकते हैं, यानी आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। यानी ऐसे के भी 3 पार्ट्स डिवाइड हो गए, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, हुक, बैकग्राउंड, थेसिस स्टेटमेंट। तो हुक में मैंने बता दिया। बैकग्राउंड का बता दूँ तो बैकग्राउंड में आपको अपना ओपिनियन रखना है, और ये आपका हाफ जो आप पैराग्राफ होता है ना उसका हाफ पार्ट ये रहेगा। तो उसमें आपको अपना ओपिनियन रखना है, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ रखनी है, फैक्ट से रिलेटेड रखनी है, डेफिनेशन,
कोई ट्रेंड चला रहा है उससे रिलेटेड रखना है, या CA ये करंट अफेयर है इससे रिलेटेड कुछ चीज़ रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया। अब आपको बताता हूँ थेसिस स्टेटमेंट के बारे में। तो थेसिस स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, जो आपके दिमाग का मेन आइडिया है, जो आप लिखना चाहते हैं, उसको लिखेंगे विद रीजन, है ना। ये आपका एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। क्लियर तो रहेगा, एकदम सिंपल रहे और क्लियर रहे कि आप कहना क्या चाहते हैं, ये चीज़ समझ में आए उसके एग्जामिनर के। और दूसरा स्पेसिफिक रहे कि एकदम ऐसा रहे कि घुमा फिरा के ना दें आप उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह ना दें, क्योंकि स्टेटमेंट का मतलब आप जानते हैं कि एक कहावत के तौर पे रहता है स्टेटमेंट। कोई एक बात कह दी तो कह दी, एग्जाम्पल को उसमें लपेटना नहीं है। अब बात करते हैं आखिर आपको ऐसे की बॉडी क्या रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे एक ऐसे को लिखने के लिए बॉडी, कंक्लूजन किस, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन किस तरीके से लिखते हैं। अब बात करते हैं बॉडी। ये बॉडी बची थी ना हमारी, ये बॉडी बची थी, तो उस बॉडी को अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो बॉडी बची है, बॉडी में आपको कौन कौन से पैराग्राफ इम्प्लीमेंट करने हैं। मैंने आपको बताया था इसमें आपको कम से कम 18 पैराग्राफ यूज करने हैं। तो उन 18 पैराग्राफ्स को आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, क्या आपका आइडिया रहेगा। तो पहला, उस बॉडी में आपको बैकग्राउंड डालना है, फिर बॉडी की साइड 1 यूज़ करनी है, बॉडी की साइड 2 यूज़ करनी है, फिर बॉडी को आगे फॉरवर्ड करते हुए ले जाना है और तब आपके कंक्लूजन पे ले जाकर उसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, कैसे अब देखते हैं। पहला, आपका जो बैकग्राउंड है वो आपका 1 से 1.5 पेज में क्लियर हो पाए। यानी जो आपका बॉडी होती है वो कितने पेज की होती है, बताया था आपको, याद होगी, 9 पेज की होती है। उसी में तो तब 1 पेज पे 2 पैराग्राफ लिखते हैं, तभी तो आपके 18 पैराग्राफ आते हैं। 9 पेज और 18 पैराग्राफ। ठीक है, तो आपका 1 से जो 1.5 पेज रहेगा, 1 से 1.5 पेज में आप बैकग्राउंड लिखेंगे। यानी 1 पेज लिखेंगे तो आपको 2 पैराग्राफ बैकग्राउंड के लिखने हैं। अगर 1.5 पेज लिखेंगे तो 3 पैराग्राफ आपको केवल बैकग्राउंड के देने हैं ऐसे में। तो आपका बैकग्राउंड होगा, उसको पहले आपको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करना है, फिर आपको वर्टिकली कनेक्ट करना है। हॉरिजॉन्टली मीन आपको जो मैंने बताया था आपको बैकग्राउंड में 2 या 3 पैराग्राफ यूज करने हैं। तो आपका उसमें से जो हाफ पेज होगा, हाफ पेज यानी फर्स्ट पैराग्राफ होगा, 1 पैराग्राफ जो होगा वो आपका हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होगा। इसमें आप उसका पास्ट से रिलेटेड या स्टैटिक पार्ट को इसमें कवर करेंगे। ठीक है, वर्टिकल कनेक्टिविटी में आपको क्या करना है, करंट अफेयर से रिलेटेड डालना है। ये आपका 3rd पैराग्राफ होगा। तो आप बोलेंगे सर आपने 3 पैराग्राफ लिखने के लिए बोला था। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ बता दिया, 3rd पैराग्राफ बता दिया, और जो आपका 2nd पैरा होगा, 2nd पैराग्राफ होगा, वो कनेक्ट करेगा पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 को। जो वर्टिकल कनेक्टिविटी है वो भी आपका हाफ पेज की होगी, इसीलिए वो आपका वो आएगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं, जो आपका बैकग्राउंड है वो आपका 1.5 पेज पे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको कनेक्टिविटी देनी है, और यहाँ से यहाँ तक आपको वर्टिकली कनेक्ट करना है। ये आपका 1.5 पेज हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब बताता हूँ आपको, वो जो आपका पैराग्राफ होती है उसकी बॉडी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया अभी स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन अभी बताऊंगा उसका रिप्रेजेंटेशन। स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान में रखना, मुझे याद, क्योंकि जब लिखते हैं तो भूल जाते हैं स्पेलिंग वगैरह। तो जो आपकी बॉडी होती है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, मैंने बताया आपको सिंपल वर्डों में कि आपका 1 पेज में 2 पैराग्राफ यूज करेंगे, कभी कभी 3 भी कर सकते हैं जब आपका छोटा टॉपिक हो तो ये आपका पूरा पेज आएगा। ठीक है, ये किसका पेज है ऐसे का मत समझना है, केवल बॉडी के बारे में बता रहा हूँ। ऊपर लिखेंगे आप पर्पस, है ना, यहाँ पे आपका थेसिस स्टेटमेंट टाइप का आ जाएगा। थेसिस स्टेटमेंट क्या होता है, हार्ट ऑफ ऐसे होता है, यानी ऐसे का पूरा मेन पॉइंट वही होता है, जो कहते हैं ना दिल, बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वही आपका ये होता है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ये आपके लाइन्स हैं, ये मैंने जो बना रखी हैं ये आपकी लाइन्स हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो आपका यहाँ तक लाइन में थेसिस स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जब आप ऐसे को लेके आएंगे, ये आपका 1 पैराग्राफ है, ये यहाँ से तो यहाँ तक 1 पैराग्राफ है। तो यहाँ से यहाँ पे आपको पर्पस डालना है, यहाँ पे आपको पैराग्राफ के पार्ट्स में तोड़ना है। यानी आपका जो टॉपिक क्या रहा था सेंटेंस का, थेसिस स्टेटमेंट को ही आपको रीस्टेट करना है। यहाँ पे रीस्टेट थेसिस स्टेटमेंट, सपोर्टिंग सेंटेंस देने हैं,
एग्जाम्पल्स देने हैं और क्लोजिंग सेंटेंसेस आपको ख़त्म करना है। तो जो आपका जो पैराग्राफ होगा उसके 3 पार्ट्स हो गए। पहला, आपने क्या पर्पस दिया है, ठीक है। उसके बाद में पैराग्राफ का टॉपिक क्या है और उसका सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या है, फिर क्लोजिंग सेंटेंस को यहाँ पे ख़त्म कर देना है आपको। जो आपने थेसिस स्टेटमेंट में यहाँ पे जो बात कही है अपनी, अब मैं आपको थोड़ा सा ठीक से बता दूँ। जो आप यहाँ पे अपनी बात कहेंगे थेसिस स्टेटमेंट में, वही बात आपको यहाँ क्लोजिंग सेंटेंस में ख़त्म करनी है। और एक बार ये अपना रीस्टेट को यहाँ पे इस्तेमाल भी करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उस चीज़ को। यहाँ पे बीच में आप बोलेंगे बीच में क्या करना है, तो यहाँ बीच में आप ये सपोर्टिंग सेंटेंस और ये थेसिस स्टेटमेंट ये यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। अब जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ का मीन दोबारा से बता दूँ, पर्पस, टॉपिक स्टेटमेंट, सपोर्टिंग स्टेटमेंट और क्लोजिंग करनी है। तो यानी ये 3 पार्ट रहते हैं, 3 मानो या 4 मानो। अब ऐसे के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला कि आपको ऐसे का फ्लो कैसे मेंटेन करना है, किस चीज़ क्या मेंटेन करना है। आपके अगर ऐसे में फ्लो नहीं होगा, मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ आपको 18 पैराग्राफ्स लिखने हैं, आप लिख दिए लेकिन उनमें एक फ़्लो नहीं है। और आप बहुत अच्छे टीचर आपने देखे होंगे, या मुझे नहीं पता, फर्स्ट टाइम ऐसे की वीडियो देख रहे हैं, तो वो बता देते हैं कि फ़्लो इस तरीके से कनेक्ट करो, इस तरीके से कनेक्ट करो, लेकिन स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में अभी तुरंत आप जानेंगे कि आखिर फ़्लो को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, बोलते हैं कि फ़्लो कनेक्ट करो, टीचर बोलते हैं फ़्लो कनेक्ट करो, लेकिन उसका टिप्स वगैरह नहीं देते। मैं आपको ग्राउंड रियल से कनेक्टेड जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो आपको बताऊँगा। तो पहली चीज़ देखिए, फ़्लो कैसे मेंटेन होता है। फ़्लो का मतलब है आपने जो चीज़ स्टार्ट करी उसमें एक कहानी में दम आता जा रहा है, आपकी बात में दम आता जा रहा है, उन सारी फ़्लो को आप कनेक्ट करते हैं। मूवी होती है ना सस्पेंस वाली नहीं, जो नॉर्मल मूवी होती है उनमें आप सीधे सीधे चलते आते हैं, आपको पता रहता है कि यहाँ से मैं यहाँ आया था, यहाँ से यहाँ आया था, यहाँ से यहाँ आया था, यहाँ से यहाँ आया था। तो एग्जामिनर और आपके बीच में एक गुड कन्वर्सेशन होना चाहिए। मैं आपको बोला था गुड कन्वर्सेशन रहेगा तो आपका एक फ़्लो तभी माना जाएगा। तो उस फ्लो को किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो पहली बात, हैमरिंग द थेसिस स्टेटमेंट। जो आपने थेसिस स्टेटमेंट इस्तेमाल किया है अपनी तरफ से, जो आपने थेसिस स्टेटमेंट या थीम समझते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की सेंट्रल थीम होगी, यानी जिसमें आप पूरी बात ख़त्म करना चाहते हैं, उसको आपको बार बार हैमर करना है। हैमर यानी उस बात पे बार बार जोर देना है। हैमर का मीन है जोर देना है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि आपको हैमरिंग करनी है, बार बार उस चीज़ पे जोड़ देना है। दूसरा, आपको जो सारी डायमेंशंस कवर करनी है विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग सेंटेंस। मैंने आपको बताया था सारी डायमेंशन आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें ये चीज़ भूल जाते हैं आप, विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग सेंटेंस, ठीक है। अब उसके बाद में जो आपका हैमर करना है बार बार उसमें सेंट्रल थीम को, यानी आपको बता दूं जो आप 18 पैराग्राफ लिखेंगे, ऐसे 18 पैराग्राफ, हर पेज पे 2-2 पैराग्राफ लिखते आएंगे, है ना। जब आप यहाँ पे क्लोजिंग सेंटेंस डालेंगे हर पैराग्राफ में, हर पैराग्राफ हम यहाँ क्लोजिंग सेंटेंस डालेंगे, तो उसको आपको हैमर करना है। जो आपका क्लोजिंग सेंटेंस आएगा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल थीम, उसको आपको हैमर करना है, बार बार उस पर जोड़ देना है। अब आप मैं दिमाग में मानता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आखिर किस तरीके से फ्लो मेंटेन किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो बोल रहे हैं मेरे दिमाग में जा ही नहीं रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि देखो आपको हैमर किस तरीके से करना है। जब यहाँ पे आप हैमर करेंगे ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे आपके 18 पैराग्राफ आएंगे। ये आपका पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, ऐसे ही आपका पेज आते जाएंगे। तो ऐसे इस्तेमाल करना है यहाँ पे दिस इज वाई सो दैट वी कैन, ये देयर फोर वी कैन से दैट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस। यानी आपको इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके जो आपने थेसिस स्टेटमेंट लिखी थी उसी को आपको रीस्टेट कर देना, यानी उसी को दोबारा से लिख देना, घुमा फिरा के थोड़ा सा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे कि सेंट्रल थीम को किस तरीके से हैमर करना है, क्लोजिंग सेंटेंस को कहाँ पे डालना है, कवर कितनी डायमेंशन करनी है, हैमरिंग किस तरीके से करनी है, फ्लो किस तरीके से बनाया जाता है।
ये देखिए, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आगे आप समझदार हैं। अब आपको बताता हूँ कि ऐसे का इंट्रोडक्शन आपको लास्ट में क्यों लिखना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको क्यों लिखना चाहिए लास्ट में। तो देखिए, सबसे पहले आप बॉडी लिखते हैं, बॉडी के बाद में कंक्लूजन पर जाते हैं। तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा जो कंटेंट होता है, बेस्ट कंटेंट आपके दिमाग में आ जाता है। सारा कंटेंट तो नहीं रहेगा, बहुत सारी जो बेस्ट कंटेंट रहेगा वो आपके दिमाग में आ जाता है। उसको आप फिल्टर आउट करिए। उसको जब आप फिल्टर करेंगे, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो टॉपर थे जिनकी मैंने वीडियो देखी थी, उन्होंने भी नहीं बताई थी। मैं इस चीज़ को खुद सेल्फ एनालिसिस किया था, आखिर करना क्यों चाहिए। उन्होंने बताया था, थोड़ा सा बताया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो बेस्ट कंटेंट है वो आपके दिमाग में रहेगा, उसको आपको फिल्टर करना है। जब आप उसको फिल्टर करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि व्हाट टू राइट, मुझे क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, तब आप अपने इंट्रोडक्शन को एक बेस्ट वे में लिख पाएंगे, है ना। तब आप अपने इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बेस्ट लाइन डाल पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका ऐसे के लिए बेस्ट इंप्रेशन रहेगा। जैसा आपका फर्स्ट इंप्रेशन डालेंगे पहले पेज पे वही रहेगा। यही आपके लिए प्लस पॉइंट है। जो थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका लेस टाइम टू राइट ऐसे। जो आपको ऐसे लिखने के लिए जो आपका टाइम चाहिए वो, और जो आपका दिमाग चाहिए, जो सोच चाहिए, वो कम लगेगी, क्योंकि आपने सारा बेस्ट कंटेंट दिमाग में रख लिया है पहले से। उसको बस आपको फिल्टर करना है और इम्प्लीमेंट करते हुए जाना है। अब आपको बता दूं कि कंक्लूजन को आप किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले जो आपने कीवर्ड्स यूज करे हैं उनको सबको समराइज करना है। आपका कंक्लूजन भी एक पेज में आएगा, जिसमें आप 2 से 3, मैं तो यही बोलूँगा 2 पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको उन सारे कीवर्ड्स को समराइज करना है। जो आपने रिकमेंडेशन दी हैं उन सबको सजेस्ट करना है। रिकमेंडेशन यानी जिस चीज़ को आप कहते हुए आए हैं। गिव क्लोजर, जो भी आप पूरा ऐसे को ख़त्म करते हुए आए हैं उसमें क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ में एक ये लगना चाहिए कि हम आप अपने आंसर के एकदम सटीक हैं, नज़दीक हैं, आपको लगे कि यहाँ से मेरा आंसर कंप्लीट होता है। ये चीज़ आपको उसमें आनी चाहिए। ये आपका स्ट्रेटजी का पार्ट है। एंड आपका जो फ्यूचर एस्पेक्ट है, जिसमें आप अपना व्यू रख सकते हैं अगर मांगा गया है तो, और क्लियरिटी रहना चाहिए और सिंपल भी रहना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ऐसे के लिए ऐसे के कंक्लूजन के लिए याद रखेंगे। अब आपको बता दूं, रिव्यू थेसिस स्टेटमेंट, रिव्यू टॉपिक स्टेटमेंट, फाइनल कंक्लूजन, ये आपको कहाँ यूज करना है, जब आप ऐसे को बिल्कुल एंड करेंगे। फाइनल कंक्लूजन लिखते हुए आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, या रिव्यू स्टेटमेंट कर सकते हैं, या थेसिस स्टेटमेंट। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि एक कंक्लूजन को किस तरीके से समराइज़ करना है, किस तरीके से ख़त्म करते हुए जाना है, और एंड में आपको क्या ख़त्म करना है। क्योंकि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हैं, है ना, तो आपके लिए एक्स्ट्रा टिप तो बनते हैं, क्योंकि आप एंड वॉचर्स हैं। एंड वॉचर्स के लिए मैं स्पेशल टिप हमेशा देता हूँ, क्योंकि वो मेरी वीडियो को प्यार से शुरू से लेकर एंड तक देखते हुए आए हैं। तो चलिए बताता हूँ। तो पहला पॉइंट जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके कोटेशंस हैं, है ना, उनको आपको लर्न करना है। लेकिन लर्न तो करना है, उसके साथ में आपको उनका मल्टीपल यूज करना है। मल्टीपल यूज यानी जैसे गांधी हैं, अंबेडकर हैं, लूथर हैं, मार्टिन लूथर किंग, विवेकानंद हैं। इनके जो कोटेशंस ऐसे होते हैं जिनको आप कई जगह पर यूज कर सकते हैं। यही मेरी तरफ से आपके लिए स्मार्टेस्ट टिप है। यानी आप इनके जो कोटेशंस हैं लगभग हर ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके जो कोटेशंस हैं उनको याद करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए आप कम टाइम में ज़्यादा कर सकते हैं। जो सेकंड जो चीज़ है वो है आपका चूज फिलोसॉफिकल टाइप ऐसे। देखिए, फिलोसॉफिकल जो टाइप ऐसे होता है ना, उसमें आपका या तो प्लस पॉइंट में जा सकता है या आप बिल्कुल नेगेटिव में। जो आपके फिलोसफी से रिलेटेड ऐसे होते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट में बता दूं, आपको लिखने के लिए लार्ज स्कोप मिल जाता है। लार्ज स्कोप मिल जाता है, आप उस पर काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ लिख सकते हैं। दूसरा ओल्ड एज व्यू, यानी हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हैं, और इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोसाइटी से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, नेशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं उसमें ऐड करके। नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि बाई चांस आपने अगर उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं डाली है तो आपके नेगेटिव में जाने के चांसेस हैं। जो थर्ड जो चीज़ है ये भी मैंने किसी टॉपर से सीखी थी, तो वही मैं आपको डिलीवर कर दे रहा हूँ कि आपको अपने ऐसे को, जैसे मान लीजिए उसमें आपको कितने पैराग्राफ लिखने हैं, करीब 20 पैराग्राफ्स लिखने हैं। उन पैराग्राफ
आपका एक पिज़्ज़ा की तरह रहे, ये आपका एक पिज़्ज़ा है, आप उसको कट कर रहे हो इस तरीके से, तो आपने कट कर दिया, पिज़्ज़ा है तो अपनी जगह पर ही, आप पिज़्ज़ा का पीस है तो अपनी जगह पर ही, वो आपका आंसर इधर उधर बिछड़ना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, इधर उधर बिछड़े ना। दूसरा बात, आपका जो ऐसे हो इतना ज़्यादा सिंपल हो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट समझ सके और आपके और एग्जामिनर के बीच में गुड कन्वर्सेशन रहे, यानी अपना पिज़्ज़ा कट करने जैसा ही ईजी रहे वो आपका। इसी तरीके से आपका जो मेरे लिखने का ये पर्पज़ है कि जो आपका फोकस है, जो आपका फोकस है वो इस तरीके से रहे कि आपने एक पिज़्ज़ा को कट किया, उसके सारे पार्ट एक ही जगह पर हैं और आपके पूरे पिज़्ज़ा को डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ एक पिज़्ज़ा है। मान लीजिए इसका एक पार्ट अलग, एक पार्ट अलग, एक पार्ट अलग, एक पार्ट अलग, तो आप बोल देंगे ये पिज़्ज़ा है? नहीं बोलेंगे। तो उस पिज़्ज़ा का जो हिस्सा है एक जगह पर रहेगा, यानी आपका जो आंसर है वो सारे एक जगह पर आके फोकस्ड रहेंगे, एक जगह पर आके उन सारे आंसर्स को डिफाइन करेंगे। आपके जो सारे जो पैराग्राफ्स आपने इस्तेमाल किए हैं, जो आपने छोटे छोटे आंसर्स दिए हैं, उत्तर दिए हैं, उन सारे आंसर्स को एक जगह पर फोकस के साथ में बनाए रखेंगे। अब जो फोर्थ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब एग्जामिनर आपको ऐसे पढ़े तो उसको एकदम मज़ा आना चाहिए, उसको ऐसे पढ़ने में उसको लगे कि हाँ भाई मुझे कोई ऐसे मिला है, इसमें मुझे मार्क्स देने चाहिए। जो फिफ्थ जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि एक बार जो सोच लो उसी पर फोकस करो। उसी पर फोकस करो का मतलब क्या है, जो आप 8 ऐसे होते हैं उनमें से कोई 2 ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जब सेलेक्ट करें तो उन पर इतना ज़्यादा फोकस बना के रखें कि आपको जो चूज़ करना वो चूज़ कर लो, फिर उसी पर फोकस बना के रखना है आपको। उसके अलावा आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना, ये आपको समझनी पड़ेगी बात। आप अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि मैं पहले इसको सोचूँ यार इसको करूँ इसको करूँ, आप अपना 10 15 20 मिनट जितना टाइम देना है सोचने समझने पर दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसी को फोकस बनाए रखो। देखिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, वीडियो में कमेंट करके बताएं वीडियो आपको लगी कैसी, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि यार देखिए ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मेहनत से मैं कतराता नहीं हूँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। मैं अपनी प्रिपरेशन करता हूँ तो उस सब के लिए टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, और आप इन सारी वीडियो में क्वालिटी देख सकते हैं किस तरीके से क्वालिटी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक कि मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊंगा, तो देखिए वो कोर्स आखिर है क्या। ये जो ऐसे होता है, एथिक्स होता है और आंसर राइटिंग होती है, ये आपके रैंक को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। इसी की बदौलत आप रैंक में आ भी सकते हैं या आप आउट ऑफ रैंक भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों एस्पेक्ट को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो देखिए ये अगर मैं चाहता तो अलग अलग 3 कोर्स बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आपसे ये पैसा लेना चाहता ही नहीं हूँ। मैंने इसकी फ़ीस जो केवल 500 रुपये रखी है, जो कि एक किताब की कॉस्ट होती है ना। जितने इसमें एक्सपेंसेस आते हैं ना कोर्स को बनाने के लिए, जितने खर्चे आते हैं उतना ही मैंने इसका फ़ीस रखा है। मुझे इससे 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा जो एकदम प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचे, प्रैक्टिकल नॉलेज रहे, और जो मैंने खुद सेल्फ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वो करूँगा, और जो की है वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना यार, आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए मिल जाएंगी। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। आपको क्वालिटी पता पड़ गई होगी, जिस तरीके से मैं डिलीवर करता हूँ आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैंने क्या क्या चीज़ आपको दी है और क्या क्या चीज़ मैं दे सकता हूँ। उस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इसकी ज़्यादा फीस रख ही नहीं रहा हूँ। और दूसरा, वीडियो को यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। कमेंट करके बताना वीडियो आपको लगी कैसे, है ना, और शेयर करेंगे तो ये मेरे लिए सपोर्ट रहेगा। प्लीज़ शेयर कर देना। और मैं जानता हूँ आप काफ़ी समझदार हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करना। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आपको वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, देखिए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंटेंट लिखना पड़ता है, फिर एक्सप्लेन करो, एडिटिंग करो। ये सारी चीज़ें आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है जो कोई नहीं कर रहा है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना और कोर्स को पक्का ज्वाइन कर लेना। इसके साथ ही इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।